Hello students, today we are going to study pharmacology first, unit 5th topic, Alzheimer disease. So firstly we will discuss about what is Alzheimer's. So Alzheimer is the most common form of dementia. It is a neurodegenerative disease that occurs in the brain. It is also known as aging disease. Alzheimer disease causes a deterioration in the brain and by destroying the nerve cells. Once the nerve cell begin to deteriorate, it causes a reduction of responses to other nerve cells. तो फर्स्टली अल्जाइमर जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डिमेंशिया. डिमेंशिया मीन्स विक्षुप्त लोग जैसे होते हैं या पागलपन कह सकते हैं. तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है उसका डिमेंशिया का. एंड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है. न्यूरो डिजेनरेटिव मीन्स न्यूरॉन्स का डीजनरेशन. ठीक है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनका डीजनरेशन और प्रोग्रेसिव धीरे धीरे उनका डीजनरेशन होना हमारे ब्रेन में कहलाता है अल्जाइमर डिजीज, जिसकी वजह से जो हमारी मेमोरी होती है, जो हमारी कॉग्निशन होता है, उसके फंक्शंस में इम्पेयरमेंट हो जाता है. ठीक है, और इसको हम एजिंग डिजीज भी कहते हैं. अब ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? जैसे बताया कि न्यूरो डिजेनरेटिव है, डीजेनरेशन हो रहा है, तो जो हमारी नर्व सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं. ठीक है, और जो जब नर्व सेल्स हमारी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी तो जो हमारा रिस्पॉन्स है अदर नर्व्स के लिए वो भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली इस डिजीज में जो हमारी नर्व्स हैं उसमें डीजेनरेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी मेमोरी है और जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है वो इम्पेयर हो जाती है. और बेसिकली कौन से न्यूरॉन डैमेज होते हैं इस डिजीज में? हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी मेमोरी के लिए, कॉग्निशन के लिए. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे एसिटिल कोलिन होते हैं, ACH होता है, उसका लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग अल्जाइमर को ठीक करने में बेनिफिशियल है. फर्स्टली कोलिनेस्टरेज इनिबिटर. एग्जाम्पल है इनका टैक्रीन, रिवर्सटिगमिन, नूट्रोपिक एजेंट, पैरासिटम, NMDA रिसेप्टर, मेमेंटीन, अदर्स, पिरिबिडिल, माओ इनिबिटर, सेलेजिनिन एंड नेसेट्स, NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. तो कोलिनेस्टरेज इनिबिटर की बात करें, जो हमारे कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही होंगी. ठीक है, और ये हमने कोलिनर्जिक सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि जब हमारा एसिड ACH की बाइंडिंग उनके पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे हो जाती है तो ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उनके डिग्रेडेशन के लिए. ये उनका ब्रेक डाउन करता है ACH और कोलिन में. हमको उसी ब्रेक डाउन को रोकना है ताकि जो हमारा ACH है वो पोस्ट सिनेप्टिक पर ज़्यादा देर तक बाइंड हो और अपना एक्शन प्रोड्यूस करे. तो इनको हमने कहा कोलिनेस्टरेज इनिबिटर. नूट्रोपिक एजेंट आपको पता ही है कि नूट्रोपिक जो होते हैं वो हमारी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, इसकी ड्रग पैरासिटम है. NMDA रिसेप्टर, जो कुछ ड्रग्स हैं मेमेंटीन जैसे कि NMDA रिसेप्टर पे अपना एक्शन दिखाती है NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करके. अदर्स में हमारी पिरिबिडिल आती है, माओ इनिबिटर. जैसा कि हमें पता है मोनोअमीन भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी खुशी के लिए. तो हम जो मोनोअमीन का ऑक्सीडेशन करते हैं उन एंजाइम्स को इनहिबिट करके अपना एक्शन पा सकते हैं. दूसरा हमारा नेसिड्स है, इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट ये हमारी बॉडी में जो अल्जाइमर डिजीज़ के चांसेस हैं या अकरिंग होने के जो चांसेस हैं उनको कम करते हैं या उनके फर्दर डेवलपमेंट को कम करते हैं. नाउ मूविंग इटियोलॉजी कि ये डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व एंड डिक्रीज ACH. इसमें क्या होता है, इनकी इटियोलॉजी क्या है कि जो हमारी नर्व्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और जो हमारा एसिटिल कोलिन का रिलीज है वो डिक्रीज हो जाता है. सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, फॉरगेटिंग रिसेंट इवेंट, नेम्स एंड प्लेसेस. मीन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कि हम जो जनरल सी चीज़ें हैं कि कल क्या होना है, बर्थडे है और किसी की शादी है, तो ये सब चीज़ें, डेट याद रखना और चीज़ें नाम याद रखना और जगहों के नाम याद रखना, ये हम भूल जाते हैं. डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग फैमिलियर टास्क, जिन टास्क को हम नॉर्मली कर सकते थे
काम कर सकते थे वो काम करने में हमें दिक्कत हो रही है। डिसोरिएंटेशन स्पेशली अवे फ्रॉम नॉर्मल सराउंडिंग, जो भी हमें मतलब हमारा जो दिमाग है वो अब भटकने लगता है, हमारे हम चीज़ें जितनी आसानी से पहले कर रहे थे वो कर नहीं पा रहे हैं, जो नॉर्मल सराउंडिंग्स है हम उससे भटके जा रहे हैं। तीसरा हमारा इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स विद प्लानिंग एंड मैनेजिंग, प्लान नहीं कर पाते, जाहिर सी बात है कि जब हमारा दिमाग ही नहीं कंट्रोल में होगा तो हमारा जो प्लानिंग और मैनेजिंग का दिक्कत है वो भी बढ़ जाएगा। लैंग्वेज के साथ ट्रबल होना शुरू हो जाएगा, मूड स्विंग्स होने लगेंगे और वो बहुत जल्दी जल्दी होंगे और अनप्रिडिक्टेबल होंगे कि जिनके बारे में हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, ऐसे होंगे। लैक ऑफ मोटिवेशन, बहुत ही ज़्यादा अपने को अनमोटिवेट फील करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं भूल क्यों रहा हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा कि पहले बहुत अच्छे से रहता था, मुझे चीज़ें याद रहती थी, तो वो मोटिवेशन लेवल कम होता जाएगा। चेंजेस इन स्लीप एंड कन्फ्यूजन अबाउट द टाइम ऑफ डे, स्लीप में चेंजेस हो जाएंगे और जो टाइम है उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, अच्छा अब ये हो रहा है, अच्छा अब ये हो रहा है, ऐसे समथिंग लाइक कंफ्यूजिंग स्टेट डेवलप हो जाएगी। रिड्यूस जजमेंट, बीइंग अनअवेयर ऑफ डेंजर, मीन्स जो जजमेंटल हमारी कैपेबिलिटी है, मीन्स अगर हमारा कॉग्निशन इफेक्ट हो रहा है, हमारी मेमोरी इफेक्ट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी जजमेंट करने की एबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज, कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी इस डिजीज से। नाउ मूविंग द फर्स्ट ड्रग दैट इज मेमेंटीन एंड दिस इज द NMDA रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट नोवल क्लास है, ड्रग है अल्जाइमर डिजीज में। और बेसिकली ये क्या करती हैं, जो हमारा ग्लूटामर्जिक सिस्टम है उसको ब्लॉक करती हैं वहाँ पर NMDA रिसेप्टर को, जो हमारे ग्लूटामेट होते हैं उन्हीं ये NMDA के सब टाइप्स हुए होते हैं। तो NMDA रिसेप्टर्स जो होते हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये हमारा जितना भी एक्साइटेटरी काम होता है, एक्साइटेशन का काम होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक्साइटेशन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो ज़्यादा अमाउंट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, इसीलिए हमको उनकी ब्लॉकिंग करनी है। पहले हम देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक डाटा क्या कहता है। बायोअवेलेबिलिटी इनकी 100% है, हाफ लाइफ इनकी 60 to 100 आवर्स है, और मेटाबॉलिज्म इनका हिपैटिक है, और एक्सक्रीशन इनका रीनल तरीके से हो जाता है, यानी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होकर ये चली जाती हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बेसिकली ये ब्लॉक करते हैं जो हमारा करंट फ्लो होता है NMDA रिसेप्टर पे, क्योंकि NMDA रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्साइटेटरी एक्टिविटी। ठीक है, एंड जब हमारी एक्साइटेटरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारी बॉडी में, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, और डीपोलराइजेशन होने के साथ साथ एपोप्टोसिस हमारी सेल्स में हो जाएगी, जिससे कि फ्यूचर में फर्दर जो प्रोसीड करेंगे उससे सेल डेथ हो जाएगी। अब सेल डेथ हो जाएगी तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्साइटेशन ना कॉज करें, तो हम एज अ इनिबिटर इन मेमेंटीन देंगे, ताकि जो NMDA की एक्टिविटी को इनिबिट कर सकें, जो इनका ओवर एक्साइटेशन है इसको वो कम कर सकें। हम फिर एक बात रिपीट करेंगे कि जो भी अल्जाइमर डिजीज में नर्व्स डैमेज हुई हैं, उन नर्व्स में, डैमेज हुई नर्व्स में ड्रग का इफेक्ट नहीं होगा। ड्रग का इफेक्ट जो बची हुई अच्छी नर्व्स हैं उनमें होगा, जो हेल्दी नर्व्स हैं, क्योंकि जो डैमेज हो गई हैं उनमें हमारा ड्रग का इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, और हमें पता है कि या तो हम, क्योंकि हमारी कोलिनर्जिक नर्व में हो रही है जिसकी वजह से एसिटिल कोलिन का डिक्रीज सिक्रीशन हो रहा है, तो या तो हम उसके सिक्रीशन को बढ़ा दें, या तो हम उसकी सिंथेसिस को बढ़ा दें, और या फिर जो कोलिनिस्टरेज एंजाइम है जो कि उसका डिग्रेडेशन कर रहा है, हम उसको इनिबिट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करके ACH की अवेलेबिलिटी को बढ़ा दिया है। Now moving on the next drug, that is tacrine. Tacrine improves the function of nerve cells in the brain. It works by preventing the breakdown of a chemical called acetylcholine. People with dementia usually have lower level of this chemical
which is important for the process of memory, thinking, and reasoning. Tacrin is used to treat mild to moderate dementia caused by Alzheimer's disease. Tacrin may also be used for purposes other than those listed in this medication guide. तो बेसिकली जो टैकिन है वो हमारी नर्व सेल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करती है. जब हमारी नर्व्स काम करेंगी, अच्छा काम करेंगी, तब हमारी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका रिलीज अच्छा होगा. तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस डिजीज के लिए कि ये ट्रांसमीटर हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए या इस ट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी हमें चाहिए प्रॉपर अमाउंट में, वो हमें प्रोवाइड होगी. तो बेसिकली ये क्या करती हैं, टैक्रिन जो होते हैं ये हमारे एसिटिल कोलिन के ब्रेकडाउन को रोकते हैं. कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर इन्हें इसीलिए कहा गया है क्योंकि अगर हमें याद होगा तो कोलिनर्जिक सिस्टम में हमने डिस्कस किया था जब एसिटिल कोलिन की सिंथेसिस पढ़ रहे थे कि सिंथेसिस हुई, सिनेप्टिक वेसिकल में आए, सिनेप्टिक वेसिकल से पोस्ट सिनेप्टिक में उनकी बाइंडिंग हुई और कुछ की बाइंडिंग हुई और कुछ का डिग्रेडेशन हो गया, कुछ का ब्रेकडाउन हो गया ACH और कोलिन में, जो कि किसके द्वारा हुआ था, कोलिन स्टेरेज की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से फिर वो वापस से सिंथेसिस के लिए चले गए थे, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया था. लेकिन अब हमें क्या करना है कि उस डिग्रेडेशन को रोकना है ताकि जो ACH की अवेलेबिलिटी पोस्ट साइनेप्टिक पे है वो बहुत ज़्यादा बनी रहे और उसकी वजह से सिंथेसिस ऑफ ACH और ज़्यादा इंक्रीज होगी और ACH का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा क्योंकि वो हमारे मेमोरी, थिंकिंग और सोचने समझने की शक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा एसिटिल कोलिन. फिर अब ये जो हमारी टैक्रिन ड्रग है इसका हम यूज़ डिमेंशिया में करते हैं. ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक पूरा तो नहीं पता है कि कैसे क्या काम करता है, बट हमें ये पता है कि ये एज एन एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट काम करते हैं. ठीक है, यानी कि कोलिनेस्टरेज के अगेंस्ट में काम करते हैं और इनएक्टिव करते हैं कोलिनेस्टरेज को. अभी मैंने जैसा कि बताया कि कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करेंगे, इनएक्टिवेट करेंगे, मीन्स ये एसिटिल कोलिन के ब्रेकडाउन को कम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी और हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो ये इनका बहुत ज़्यादा हमारे पोस्ट सिनेप्टिक नर्व में इनका अक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होगा और ये अपना इफेक्ट ज़्यादा देर तक शो करेंगे, मीन्स ये अपना प्रोलॉन्ग इफेक्ट शो करेंगे. नाउ मूविंग द साइड इफेक्ट्स, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, एक्सट्रीम और सडन चेंजेस इन बिहेवियर, कन्वर्जन भी कभी कभी देखने को मिलते हैं. जब भी यूरिनेट करने के लिए जाते हैं तो पेन और बर्निंग सेंसेशन मिलता है, नोजिया होता है, स्टमक पेन होता है, फीवर हल्का हल्का सा रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, डार्क यूरिन होता है, क्ले कलर्ड स्टूल हो जाते हैं और जॉइंटिस भी देखने को मिलती है, आंखों पर नीलापन या स्किन पे नीलापन देखने को मिलता है. नाउ मूविंग द गैलेंटामाइन, नेक्स्ट ड्रग गैलेंटामाइन. Galantamine improves the function of nerve cells in the brain. It works by preventing the breakdown of chemical called acetylcholine. People with dementia usually have lower level this chemical. Same as टैक्रिन, गैलेंटामाइन भी सेम काम कर रही है कि ये जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है उसको इंक्रीज करती है, जो ACH का लेवल हमारी बॉडी में कम हो रहा है उसको इंक्रीज कर रही है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होता है जो हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करता है एसिटिल कोलिन की, और एसिटिल कोलिन का जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक पे बाइंडिंग है उसको इंक्रीज करता है ताकि वो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन प्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, साइड इफेक्ट इनके क्या है, चेस्ट पेन, स्लो हार्ट रेट, फीलिंग like might pass out, blood in urine, painful difficult urination, urinating less than usual, weakness, confused, decreased sweating, extreme thirst, hot dry skin ड्राई लगती है, प्यास लगती है, स्वेटिंग होता है, कमज़ोरी लगती है, कंफ्यूजिंग स्टेट रहती है, चेस्ट पेन भी रहता है, हार्ट रेट जो हमारा रहता है वो स्लो हो जाता है और यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है, स्टूल में ब्लड देखने को मिलता है. तो दीज ऑल आर साइड इफेक्ट ऑफ गैलेंटामाइन.
Now, in last, this is the mechanism of action of drugs which is responsible for increased level of acetylcholine in CNS. लाइक यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन है, एक तरफ रिसीविंग न्यूरॉन है, एसिटिलकोलिन रिलीज हो रहा है, बाइंड हो रहा है, उसके बाद एसिटिलकोलिनेस्टरेज जो कि इनका ब्रेक डाउन कर रहा था उसका इनिबिशन हो रहा है ताकि उनका ब्रेक डाउन नहीं हो, और जो हमारी एसिटिलकोलिन की बाइंडिंग है वो बहुत ज़्यादा देर तक पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पर बनी रहे ताकि वो प्रॉपरली अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सके हमारी अल्जाइमर डिजीज़ के लिए। और लास्ट बार मैं फिर ये रिपीट करना चाहूँगी कि जो भी हमारी अल्जाइमर डिजीज़ में न्यूरॉन का लॉस हुआ है, हमारी ड्रग उन पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी, हमारी ड्रग उनके सिम्टम्स पे इफ़ेक्ट ज़्यादा करेगी ताकि जो बची हुई नर्व्स है हमारी वो डैमेज ना हो, उनका रिवर्सिबल लॉस ना हो। अदरवाइज नर्व्स अगर हमारी डैमेज होती रहेंगी तो हमारी ड्रग का इफ़ेक्ट उन नर्व्स पे नहीं दिखेगा, क्योंकि जो डैमेज नर्व्स हैं उस पे हम अपना इफ़ेक्ट नहीं देख पाएंगे। थैंक यू।